अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लॉ लेक्चर नंबर 11 आज हमारा स्टार्ट होने लगा है और इंशाल्लाह चैप्टर 2 को हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी लिटरेशन आप लोगों की करनी है कि टेस्ट जिन लोगों ने नहीं दिया, देखें पूरी हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है कि आपको एक बड़ा यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म दिया जाए, उसके अंदर आपको सीमलेस ऑपरेशन हो, उससे कोई मसला ना हो आपको। लेकिन आप लोग फिर भी यार अगर नहीं टेस्ट दे रहे तो यकीन करें इस तरह पास नहीं होना। अगर मेरी तरफ से कोई कमी आ रही है तो मैं आपको पता है कि हमेशा फीडबैक आप लोगों से लेता भी रहता हूँ। आप ओपनली मुझे बता सकते हैं जी सर क्या इशू है, मेरी तरफ से कोई भी अगर कमी पेशी है तो मैं इंशाल्लाह उसको पूरा करूँगा। लेकिन अगर आप लोगों की तरफ से ये कमी रहेगी तो खुदा ना खास्ता जितना मर्जी मैं जोर लगा लूँ आप पास नहीं हो सकते। तो इसलिए प्लीज़ ज़रा इस बात को कंसिडर करें, मेरी रिक्वेस्ट को। देखें पूरा दिन आप लोगों को दिया जाता है। आप फिज़िकली तो कॉलेज में होते हैं ना, मेरे ख्याल में 9-10 या 8 बजे से लेकर 3-4 बजे तक टाइम होता है, उस दौरान आपने करना होता है। हम यार आपको पूरा दिन देते हैं, सुबह 8-9 से लेकर रात 12 बजे तक। तो आप अगर तभी भी नहीं करते टेस्ट तो क्या कहें उस पर। 35-40 मिनट का टेस्ट है सिर्फ। आप क्या इतने ही बिजी हैं, पता नहीं किन कामों में बिजी हैं कि आप इतना सा टेस्ट नहीं दे सके। तो मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है जिन लोगों ने नहीं दिया, और जिन लोगों ने दिया है ऑब्वियसली आपकी ड्यूटी भी थी और आपने ज़ाहिर है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा भी है। तो भाई अगर आप वेल डिसिप्लिन नहीं हैं तो डिस्टेंस लर्निंग की क्लासेस आपके लिए नहीं है, सिंपल सी बात है ये। ठीक है, ये कोई आप कोई मतलब 5th या 6th ग्रेड में तो नहीं पढ़ रहे कि आपको डंडे की बेस पर समझाई जाए चीज़ें। यार आप लोगों को खुद अक्ल होनी चाहिए, थोड़ी मैच्योरिटी अपने अंदर लेकर आएँ प्लीज़। और मैंने जो बात की थी कि अगर आइंदा कोई बंदा फर्स्ट टाइम मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को नहीं था अगर आइडिया, लिटरली आगे से जिस बंदे ने एक भी टेस्ट मिस किया उसके अगले 2 लेक्चर उसको मिलने ही नहीं है। एक तो है ना कि डिलेड मिलेंगे, उसको मिलने ही नहीं है, चाहे वो जितनी मर्जी तरले कर ले मिनते कर ले। ये आप लोगों के लिए ही है। मेरा क्या ज़ाहिर है, एक रिकॉर्ड लेक्चर हुआ है वो सबको ही मिल जाना चाहिए, उसको भी मिल जाएगा, मुझे कौन सी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़नी। लेकिन एज अ पनिशमेंट आप लोगों के लिए यही है भाई, इसलिए थोड़े सीधे हो जाए, टेस्ट लाजमी दे। वरना यकीन करें आप लोगों को इस तरह कर करके एक तो खुद आप लोगों ने कोई वेस्ट करने अपने लेक्चर्स जो नहीं सुनने टाइमली, सेकेंडली फिर मैंने कुछ करवा देने। तो इसलिए प्लीज़ ज़रा बिहेव करें। अच्छा जी, आज है चैप्टर 2 हमारा कंपनी लॉ का, उसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। होपफुली आप लोगों ने पहले जो चैप्टर के तमाम लेक्चर्स सुन लिए होंगे और उसमें किसी भी तरह की कोई एम्बिग्विटी, कोई कन्फ्यूजन थोड़ी सी भी नहीं रहनी चाहिए, नॉट इवन 1%। ठीक है, आप लोगों ने क्लियर कर लेनी। अच्छा जी, आज हमारा जो चैप्टर है उसका नेम है जी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसके बारे में आज डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये वर्ड्स हम पहले भी सुनते आए हैं, चैप्टर 1 के अंदर हम बहुत बार सुने हैं कि मेमोरेंडम के अंदर ये लिखा होगा, आर्टिकल्स के अंदर ये लिखा होगा। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो प्राइवेट लिमिटेड के केस में उन्होंने उसकी पूरी डेफिनेशन की बुनियादी आर्टिकल्स की बेस पर रख दी कि बाय इट्स आर्टिकल्स ये 3 चीज़ें करते हैं, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। आप लोगों के पास प्रैक्टिकली जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होते हैं वो अवेलेबल हैं, वो मैंने आप लोगों को टाइमली भेजे हैं, उसको साथ ही खोल लिया करें। अभी मैं पढ़ाने लगा हूँ, मैंने बताया आपको, ये साथ ही आपने उन डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेना है। और अभी आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेमोरेंडम की बातें कुछ, तो उसमें मेमोरेंडम जो है आपका उसमें 3rd डॉक्यूमेंट होगा लिस्ट में, आई बिलीव। पहले आपका वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, वो आपने फर्स्ट लेक्चर में उससे रेफरेंस ले लेना है। सेकंड पे आपका था एप्लीकेशन फॉर्म था, ठीक है। 3rd पे आपका मेमोरेंडम है, फिर 4th पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। इंशाल्लाह हम जितनी बातें पढ़ेंगे शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया होगा कि ऑडिट, टैक्स और सी लॉ ये मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है जी, एक प्रैक्टिसिंग सीए की लाइफ में इनसे ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई नहीं है। अकाउंटिंग तो बेशक वो बुनियाद है ना, अकाउंटिंग तो जो है वो हम लोगों ने खुद कौन सी बैठ के वहाँ पे एंट्रीज करनी है, एंट्रीज वगैरह हमने कुछ भी नहीं करनी होती जिस लेवल पे आप लोग जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपको लेकिन भाई ये प्रैक्टिस का आइडिया होना चाहिए, कॉर्पोरेट लॉ का, ऑडिट का, टैक्स का, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। इसलिए जब तक आप इनको प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे, पास चाहे आप हो जाएं लेकिन आपको बेसिक उसकी नो हाउ ही नहीं आएगी चीज़ की। ठीक है, तो इसलिए साथ साथ उनको भी देखना है। खोल लें भाई वो डॉक्यूमेंट और इंशाल्लाह इधर पढ़ते हैं। अच्छा, जो है ना आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसकी 6 क्लॉजेज हैं। ठीक है, आपकी नेम क्लॉज आ जाती है। आज इनको ब्रीफली देखेंगे, बाकी इनमें से नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज को अगले लेक्चर्स में भी हमने 1 बाय 1 डिटेल में देखना है। आज हम बेसिकली देख रहे हैं सिर्फ कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आगे फिर हर कंटेंट के ऊपर, हर क्लॉज के ऊपर डिफरेंट मतलब टॉपिक्स मौजूद हैं उनकी डिटेल में जाने के लिए। ठीक है, तो नेम क्लॉज आपकी आगे अगर इसी तरतीब में लिखें तो फिर दूसरे पे आपका क्या आ गया, रजिस्टर्ड ऑफिस।
क्लॉज, ठीक है। देन आपकी आ जाती है जी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है। देन आपका आ गया अल्लाह भला करे लाइबिलिटी क्लॉज। इसमें से कुछ बातें ऑलरेडी मैंने आपको बताई हुई थी कि जी मेमोरेंडम में आती हैं, अब वो वक्त आ चुका है कि हम देखेंगे भी। फिर आए तेरी ऑथराइज कैपिटल क्लॉज। देन आपकी क्या होती है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले अगर बात की जाए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है क्या, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखी है कि ये कंपनी का आइन होता है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। ये बेसिकली ना कंपनी की बुनियाद रखता है कि जी मेन चीज़ें हमारी क्या है। ये देखें ये कितनी किस कदर मेन चीज़ें हैं, इसके बगैर तो कंपनी की एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना। कि आपका अगर नाम ही नहीं है कंपनी का पता, तो क्या है भाई, कंपनी तो बननी नहीं चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, कि आपका ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड होगा, ठीक है। प्रिंसिपल लाइन से मुराद क्या होता है कि असल में मेन आपका काम क्या है। हो सकता है 2-3 आप काम करते हो, लेकिन उनमें से प्रिंसिपल मेन आपकी एक्टिविटी क्या है वो है। लाइबिलिटी आपकी भाई कौन सी होगी, लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। लिमिटेड भी होगी तो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी या लिमिटेड बाय गारंटी होगी। ये बातें हमने की हुई हैं, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल आपका क्या होगा, और सब्सक्रिप्शन क्लॉज आपने एंड पे डालनी होती है कि जी फलां फलां हम बंदे जो हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिनको हम कहते हैं सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो ये वो लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर देखते हैं। अब आप लोगों ने अपने वो डॉक्यूमेंट भी साथ ओपन कर लेना है जो मैंने आपको भेजा है, और साथ साथ अब समझनी है चीज़ें, ठीक है। बेसिक सी आपको बुनियाद समझ आ गई है। बुक में आ जाए, क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम लिखा हुआ है, पहले 3 लाइनें लिखें, इग्नोर करें, कांटा मार दें इसके ऊपर, ऐसे लिखा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें फारिग के बाद। नेम क्लॉज के ऊपर आ जाए। नेम क्लॉज में भाई वो ये कह रहा है कि नेम ऑफ द कंपनी विद द एडिशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ द नेम इन केस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज, ठीक है। कि भाई जब आपने नेम डिसाइड करना है कंपनी का, अब नेम के ऊपर ना आगे हम जाएंगे कल, तो उसके ऊपर डिटेल में है कि नाम किस तरह का होना चाहिए, क्या आप हर तरह का नाम रख सकते हैं, कौन कौन से नाम है जो प्रोहिबिटेड है, कौन कौन से नाम है जिनके लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। तो ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम, क्योंकि हमारा फोकस किसके ऊपर है, मेमोरेंडम के ऊपर है, मेमोरेंडम की क्लॉजेस के ऊपर है। ये जो क्लॉजेस आगे डिटेल में 1 बाय 1 इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे। बात आ रही है समझ। अच्छा, नेम क्लॉज क्या है, ऑलरेडी भाई पता है, कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो बल्कि जिन लोगों ने I2 भी पढ़ी थी मेरे से, उनको मैंने उसी वक्त ही बता दिया था, क्योंकि जाहिर है कोशिश मेरी हमेशा यही रही है कि यार आप लोगों को चीज़ें ग्रेजुअली बताई जाएं, ये ना हो कि अचानक आपके ऊपर आगे हमलावर चीज़ हो रहा है, आपके यार ये कितों आ गई। तो जो लोग तो भाई सोच समझ के लेक्चर्स लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं होता। तो नेम क्लॉज में भाई वो ये बताना चाह रहा है वही बात कि आपकी कंपनीज 2 तरह की हैं, ठीक है। वो कहता है कि भाई या तो आपकी प्राइवेट कंपनी है या आपकी पब्लिक कंपनी है, ठीक है। प्राइवेट में आगे वो कहता है 2 टाइप्स हैं, एक सिंगल मेंबर कंपनी है, तो उसको आपने किस तरह लिखना है, SMC प्राइवेट। प्राइवेट पूरा भी लिख सकते हैं, ये एब्रीविएशन भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट्स वगैरह डैश बीच में लाजमी है, ठीक है। और दूसरी कंपनी है उसको आप सिंपल प्राइवेट बीच में ब्रैकेट में लिखोगे, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, PVT, इधर भी एब्रीविएशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पब्लिक कंपनी जो है उसको आपने, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, हमें पता है कि सबके लिए क्या आता है वर्ड, सिंपल लिमिटेड आपने नाम के साथ लगा देना होता है, ठीक है। और अगर कोई कंपनी अनलिमिटेड है उसके नाम के साथ क्या आ जाएगा, अनलिमिटेड आ जाएगा। ये तो फर्स्ट चैप्टर में भी हमने बातें डिस्कस की हुई हैं, तो दिस इज़ नॉट एनी न्यू थिंग, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर गारंटी लिमिटेड हो तो उस ब्रैकेट में गारंटी वर्ड आ जाएगा। आइए बात समझ। अब देखें, गारंटी लिमिटेड कंपनी जो होती है वो प्राइवेट भी हो सकती है, वो सिंगल मेंबर भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, लेकिन वो कहता है यार वो आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि प्राइवेट गारंटी, सिंगल मेंबर गारंटी। ये बात ज़रा गौर से सुन लें, क्योंकि आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर गारंटी लिमिटेड हो, साथ प्राइवेट लिमिटेड भी हो, मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं है, गारंटी वो दे रहे हैं, मेंबर्स हैं, तो फिर उसका नाम किस तरह होगा। तो भाई फिर आपने प्राइवेट नहीं लिखना, आपने सिंपल ब्रैकेट्स में क्या लिखना है, गारंटी लिखना है, ठीक है जी। और इसी तरह अनलिमिटेड कंपनी का उन्होंने बता दिया, अनलिमिटेड वर्ड आपने एंड पे यूज़ कर देना है। क्लियर है भाई बात। आप लोगों के पास जो कंपनी है उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपनी का नेम तो वो किया हुआ है, हाइड किया हुआ है, लेकिन आप आगे देख लें उसकी ब्रैकेट्स में क्या लिखा, प्राइवेट लिमिटेड, इसका मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बात आ गई है भाई समझ। दूसरे पॉइंट पे आ जाए, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब क्या होता है कि भाई आपने प्रोविंस लिखना होता है। क्या लिखना होता है, सूबा,
पूरा एड्रेस भी दे सकते हो, कानून नहीं मांगता पूरा एड्रेस। वो नहीं कहता कि आप ये लिखें कि 36G जोहर टाउन इस तरह करके, वो कहते हैं नहीं भाई आप सिंपल लिखते हैं प्रोविंस पंजाब, ठीक है। द ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड या विल बी सिचुएटेड इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स देखें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो आपके पास मौजूद है, दूसरी क्लॉज उधर नजर आ रही है रजिस्टर्ड ऑफिस की, वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। लाहौर भी आप लिख सकते हैं, लाहौर पंजाब, या सिंपल पंजाब भी लिख सकते हैं, लेकिन कानून क्या रिक्वायर करता है, देखें कानून ने ना मिनिमम चीज़ें बताई हुई हैं, आप इसके अलावा एक्स्ट्रा लिख सकते हो, लेकिन वो एक्स्ट्रा इस तरह लिखनी है कि इससे निगेट ना कर रही हो बात, ये ना हो गया इधर कुछ और लिखा, एक्स्ट्रा लिखते लिखते भाई बात से हट गए, आप किसी और तरफ निकल गए हैं, ठीक है। तो मिनिमम आपने लाजमी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो आप सिंपल प्रोविंस लिख देते हो। और कई बार क्या होता है कि अगर वो किसी प्रोविंस का पार्ट नहीं है तो फिर उसका नाम लिख देते हो, जैसे कि इस्लामाबाद आप लिख लें इधर साथ उसने लिखा हुआ है ना कि आप या तो प्रोविंस लिखोगे, ठीक है, और द पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ प्रोविंस, या पाकिस्तान का वो हिस्सा जो किसी सूबे का हिस्सा नहीं है, जैसे कि इस्लामाबाद ऊपर लिख लें, ISB लिख लें, AJ के आज़ाद जम्मू कश्मीर वो ओबियसली किसी सूबे का हिस्सा नहीं है, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान आप ये लिख सकते हैं, बात आई है समझ। अदरवाइज सिंध का कोई भी शहर हो तो आपने क्या लिखना है, इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, बलोचिस्तान का कोई भी हो इन द प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान, पंजाब का हो इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब, KP का हो तो इन द प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, बात आई है समझ। लेकिन अगर इन तमाम चारों सूबों के अंदर वो चीज़ नहीं है तो फिर वो जो है वो लिख दो, मतलब GB हो गया, AJK हो गया, इस्लामाबाद हो गया, आगे भाई बात समझ, क्योंकि उधर भी तो कंपनीज बन सकती है ना। एग्जाम्पल देखें, इफ द कंपनी प्रपोजेस टू हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन लाहौर दे विल राइट in their memorandum that the registered office of the company shall be situated in province of Punjab. However, if the company will have a registered office in Islamabad, अगर इस्लामाबाद में होना तो फिर वो पंजाब तो नहीं ना लिख सकते, क्योंकि इस्लामाबाद क्या फेडरल कैपिटल टेरिटरी है, तो लिखेंगे भाईजान इस्लामाबाद में है हमारा। इसी तरह अगर उधर मुजफ्फराबाद में है, कश्मीर में ओबियसली वो है, तो वो लिख देगा कि भाई ऑफिस शैल बी सिचुएटेड इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, ये लिखिए। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, बात आ गई है भाई समझ। आगे डिटेल में है इसकी पूरी, जब हम परसों वाला होपफुली हम जो पढ़ेंगे लेक्चर लेंगे, कल तो नेम के ऊपर सारी बहस होगी, ठीक है, क्योंकि अब भी आपके माइंड में बहुत से सवाल आ रहे होंगे किस तरह का नेम, हर तरह का नाम रख सकते हैं, ठीक है, वो सारी बातें हमने कल करनी है, इसलिए वो क्वेश्चंस को होल्ड कर लें। आज के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने पूछ लेना है, रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह को भी आगे डिटेल में हमने पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, नीचे अब बात बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, ये भी आपने कहाँ पे लिखनी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखनी है, ठीक है। जो बंदा भी आपसे पूछे जी मेमोरेंडम के अंदर कौन सी बातें आती हैं, आपने कहना है 6 बातें आती हैं। नेम क्लॉज, नाम वहाँ पे लिखा जाता है, बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी है, ठीक है, लेकिन मेमोरेंडम में बस यही 6 चीज़ें हैं। बाकी जो होते हैं ना आपके एप्लीकेशन है उसके अंदर और भी चीज़ें आई थी, डायरेक्टर्स की डिटेल्स वगैरह सारा कुछ आएगा, उनके एड्रेसेस फलां फलां फलां, लेकिन मेमोरेंडम के अंदर सिर्फ ये 6 चीज़ें आएंगी। आगे बात समझ, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, लायबिलिटी क्लॉज, ऑथराइज कैपिटल क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ओके भाई, चलें जी। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, डेफिनेशन पहले देख लें। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मीन्स द बिजनेस इन विच सब्सटेंशियल एसेट, सब्सटेंशियल का मतलब होता है मेजर, लिख लें ऊपर, मेजर साहब लिख लें, ठीक है। सब्सटेंशियल का मतलब क्या है, मेजर एसेट्स आर हेल्ड और लाइकली टू बी हेल्ड। लाइकली टू बी हेल्ड से मुराद ये है ना कि भाई अभी कंपनी बनी नहीं है ना, मतलब एक तो ये हो सकता है कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस से मुराद वो कह रहा है कि वो आपका बिजनेस है जिसके अंदर आपके ज़्यादातर एसेट्स पड़े हुए हैं या होंगे, जाहिर है अभी काम स्टार्ट करना है तो होंगे ही है ना मोस्टली, तो ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि डायरेक्टर्स ने पहले ही एसेट अगर अपने पैसों से लेकर दे दिए हैं, एक अलग बात है, लेकिन मोस्टली क्या होता है पहले कंपनी रजिस्टर होती है, उसके बाद जब बिजनेस स्टार्ट होता है तब एसेट्स उसके नाम पे खरीदे जाते हैं। ओके, अच्छा जी, या तो उसने कहा सब्सटेंशियल एसेट्स हों उसके उस बिजनेस में, या सब्सटेंशियल रेवेन्यू हो, मतलब कि मेजर रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है, और लाइकली टू बी अर्न विच एवर इज हायर, दोनों में से जो चीज़ हायर है वो आपकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है। बार बड़े गौर से समझ नहीं है, एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी, गौर ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखें, कोई कंपनी है TSF मिल्स लिमिटेड, एक तो नाम पढ़ते ही नज़र आ गया कौन सी वाली कंपनी है भाई, पब्लिक लिमिटेड, क्योंकि अगर प्राइवेट होती तो बीच में प्राइवेट या SMC प्राइवेट लिखा होता है, ये सिंपल कौन सी लिमिटेड है। ये इस तरह दिमाग आपका काम करना चाहिए चीज़ पढ़ते हुए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी एंगल से हो सकता है ना, तो आप हमेशा एक होलिस्टिक व्यू आपने लेकर चलना है, चीज़ का कंप्लीट व्यू लेकर चलना है।
TSF Mills Limited is being proposed to be registered to carry on business involving manufacturing and sale of textile, sugar and flour products। देखिए पॉसिबल है ना कि एक बिजनेस है, एक कंपनी है, वो 5, 7, 10 तरह के बिजनेस कर सकती है। भाई टेक्सटाइल का भी कर रहे हैं, फर्नीचर का भी कर रहे हैं, सीमेंट का भी कर रहे हैं, शुगर का भी कर रहे हैं, क्या मसला है? कानून मनाने का लॉफुल है ना, कानूनी बिजनेस है ना, कोई 2 नंबरी तो नहीं, कोई स्मगलिंग तो नहीं कर रहे आप, कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे भाई। सिंपल सा आपका एक लॉफुल कानूनी बिजनेस है। तो बजाय इसके कि आप डिफरेंट कंपनीज खोलें कि हर कंपनी की अपनी अपनी कंप्लायंस है। कंप्लायंस से मुराद जो उन्होंने एसईसीपी के साथ अपनी रेगुलेशंस को मीट करना, उसकी कॉस्ट है भाई, हर चीज़ की टेंशन लेनी पड़नी है। बेहतर नहीं है कि एक ही कंपनी के अम्ब्रेला के अंडर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर लें। तो वो ये कह रहा है कि भाई ये कंपनी है वो आपके तकरीबन टेक्सटाइल, शुगर, फ्लोर 3 तरह के वो काम करना चाह रही है। द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। अच्छा, फाइनेंशियल मैं आपको ना एक एक वर्ड इसलिए बता देता हूँ कि कन्फ्यूजन नहीं कोई रहनी चाहिए। कोई भी माइंड के अंदर आ जाए ऐसी बात, जो मैं कई बार होता है कि कोई वर्ड ऐसा बोल जाऊँ, कोई टर्म बोल जाऊँ जो आपको उसका नहीं मतलब पता, तो आप लोगों को इस बात का इल्म है कि आपने फ़ौरन पूछ लेना है मेरे से, ठीक है। बाकी मेरी कोशिश होती है कि कोई न्यू चीज़ आए तो मैं आपको बता दूँ, लेकिन कई बार होता है कि एज अ टीचर बंदा अज्यूम भी कर लेता है कि यार इस लेवल तक पता होगा इनको, ठीक है। तो लेकिन वैसे मैं नहीं करता अज्यूम बस मुझे पता है आप लोगों का, तो इसलिए ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो भाई आपने फ़ौरन रेज कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे उसने कहा कि एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस आर, नीचे भाई फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की बात क्यों की गई है? देखिए प्रोजेक्ट होता है फ्यूचर को एस्टिमेट करना, ठीक है, प्रोजेक्शंस कहते हैं, क्योंकि कंपनी अभी रजिस्टर्ड ही नहीं है। उसने कहा ना कि कंपनी प्रपोज टू बी रजिस्टर, अभी प्रपोज हुई है, वो रजिस्टर होना चाहती है, तो इसलिए फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस है। अदरवाइज अगर ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है, प्रोजेक्शंस ना होती, फिर तो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास, पिछले साल की, पिछले 2, 3, 4 साल जब से भी कंपनी है। बात आई है समझ? प्रोजेक्शंस वर्ड क्यों यूज़ किया गया? बिकॉज द कंपनी इज बीइंग प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड, अभी प्रपोज हो रही है। ओके, ठीक है जी। तो भाई ये प्रोजेक्शंस हैं, वो बेसिकली आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई प्रिंसिपल लाइन इसकी क्या होगी, तो आपने बताना है उसको। 3 तरह के बिजनेस सेक्टर्स हैं उसके, टेक्सटाइल, शुगर, फ्लोर। ओके जी। एस्टिमेटेड एसेट क्या है जी तीनों के? उसने कहा कि भाई 500 मिलियन के एसेट तकरीबन मेरे टेक्सटाइल के होंगे, 300 मिलियन के तकरीबन शुगर के होंगे, 100 मिलियन के होंगे तकरीबन किसके? आपके फ्लोर के, ठीक है। टोटल हो गए 900 मिलियन। अब आपने इनकी सिंपल वेटेज निकाल लेनी है। वेटेज का पता है ना, 500 बटा 900 किया 55.6 आ गया, 300 ओवर 900 किया 33.3 आ गया, 100 ओवर 900 किया 11.1%। ये टोटल परसेंटेज भी 100 होगी, ठीक है। मतलब है कि 900 में से हर किसी का कितना कितना है। ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, मेरे ख्याल में आपको पता होंगी, QM वगैरह में आपने पढ़ी हुई। QM क्या है? ये तो शायद 6-7 ग्रेड में बंदा पढ़ लेता है। अच्छा, दूसरी तरफ रेवेन्यू की बात अगर की जाए, देखिए उन्होंने हर सेक्टर के एसेट्स की परसेंटेज भी बताई है, अब रेवेन्यू की भी बताएंगे कि एस्टिमेटेड क्या। और हमने क्या पढ़ा हुआ, एसेट्स या रेवेन्यू दोनों में से हायर जो है वो कहां से आप अखज करेंगे, कहां से कमाएंगे, दोनों में से, ठीक है। हायर वाली साइड, या हायर ऑफ एसेट्स या हायर ऑफ रेवेन्यू, दोनों में से ज्यादा आप कहां से कमाएंगे, तो भाईजान वो आपकी प्रिंसिपल लाइन होगी, वो आपने मेंशन करनी है, ठीक है। क्योंकि आप प्रिंसिपल का मतलब, प्रिंसिपल एक होता है ना, कॉलेज का प्रिंसिपल एक होता है, हर चीज़ का प्रिंसिपल का मतलब ही ये होता है कि भाई जो मेन फोकल है, ठीक है, जो लीड पे है, तो लीड पे तीनों तो नहीं हो सकते ना, तो एक होगा। तो रेवेन्यू देख लें जी, 7500 टोटल है, 22 पहले का है, 45 दूसरे का है, 800 तीसरे का। तो परसेंटेज उन्होंने निकाली है, जिसमें टेक्सटाइल का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है, सेकंड आपका शुगर का रेवेन्यू है 60, बल्कि शुगर का सबसे ज़्यादा है ना 60%, और बाकी। अब बताएं जी, इनमें से प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आपकी कौन सी होनी चाहिए? पहले तो आपने ये 2 स्टेप्स हैं इसके। पहला स्टेप तो ये है कि भाईजान एसेट्स ज़्यादा हैं या आपका जो है रेवेन्यू ज़्यादा है। देखो रेवेन्यू आपका 7500 मिलियन का, एसेट्स आपके हैं 900 मिलियन के, तो इन दोनों में से कौन जीत गया? रेवेन्यू। अब एसेट्स को कर दो इग्नोर, बात आई है समझ? एसेट्स को फिलहाल कर दो इग्नोर, अब आ जाओ रेवेन्यू के ऊपर। रेवेन्यू में सिंपल देख लो भाई, ज़्यादा कहाँ से कमाई हो रही है, तो भाई ज़्यादा कहाँ से कमाई होगी? शुगर में से होगी 60%। सो दैट्स वाई योर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस इज शुगर। ओके, अदरवाइज अगर आप ये हायर वाली काम ना करते तो फिर आपने टेक्सटाइल को भी कह देना था, आपने तो कहना था यार टेक्सटाइल में से भी 55% आ रहा है तो उसको बना दे। उन्होंने कहा नहीं, आपने सिंपल ये देखना कि दोनों में से एसेट्स ज़्यादा हैं एस्टिमेटेड या रेवेन्यू एस्टिमेटेड ज़्यादा है। आपने कहा रेवेन्यू ज़्यादा है, एसेट्स को साइड पे कर दो। आप रेवेन्यू में देख लो कि भाई ज़्यादा
कौन सा सेक्टर कमा के देगा, वही आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। आगे बात समझ, किसी भी तरह का मसला है तो अभी सवाल पूछ लें। ठीक है, अच्छा अब आगे उसने कहा कंपनी के डिफरेंट तरह काम शाम कर सकती है, लेकिन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो होगा वो तो एक ही होगा। ठीक है, कंपनी में कैरी ऑन और अंडरटेक एनी लॉफुल बिजनेस और एक्टिविटी एंड डू एनी एक्ट और एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन, कुछ भी वो कर सकते हैं भाई, बीइंग इंसिडेंटल एंड एंसिलरी देयर टू व्हिच इज नेसेसरी इन अटेनिंग इट्स बिजनेस एक्टिविटी। ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात है। वो कह रहा है कि कंपनी कोई भी बिजनेस कर सकती है, कानूनी बिजनेस, लॉफुल, कोई मसला नहीं है, 10 तरह के बिजनेस करे, कोई मसला नहीं है। और उन बिजनेस को करने के लिए कोई भी, और एंसिलरी का मतलब होता है कंप्लीमेंट्री, लिंक्ड काम, जुड़ा हुआ, उससे कोई भी काम करना पड़े कर सकती है। मिसाल के तौर पे कंपनी है, उसने कहा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का मेरा काम, मतलब कि मैं कपड़ा वगैरह बनाऊंगा। ठीक है, अब आपको पता है कपड़ा बनाने के लिए धागा भी खरीदना पड़ता है, तो ये दिस इज अंडरस्टूड कि वो धागा खरीदने का भी काम है उसका। बात आई है समझ? ठीक है, ये अंडरस्टूड है, इसको हम कहते हैं अलाइड सर्विसेज, मतलब अलाइड काम भी होगा, उसके साथ जुड़ा हुआ काम, या एंसिलरी काम भी कहा जाता है, लिंक्ड काम आपका। तो भाई अगर आप कहें कि मैंने फर्नीचर बनाना है, फर्नीचर बेचना है, तो भाई फर्नीचर के लिए लकड़ी भी तो खरीदनी है ना, लकड़ी खरीदने का भी तो कारोबार बीच में ही आ गया आपका। बात आ रही है समझ? तो इसको वो इसलिए वो कह रहा है कि भाई आप कोई भी लॉफुल बिजनेस कर सकते हैं, उस लॉफुल बिजनेस को करने के लिए जो जो तगोदो करनी पड़ रही है वो भी आपकी इसी में शामिल हो जाएगी। लेकिन उसमें से आपने एक प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस लाजमी चूज करनी है, और उसको मेंशन कहाँ पे कर देना है भाईजान? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। अब ये आर्टिकल्स को मिटा देते हैं क्योंकि आज हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो इसके अंदर आपने क्या करना है? उसको मेंशन कर देना है। अगली बार बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है, अंडरलाइन इसको करना है। वो कह रहे हैं हाउ एवर द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी शैल बी मेंशन इन द मेमोरेंडम which shall always commensurate with the name of the company। इसको जरा अंडरलाइन करो, which shall always commensurate with the name of the company, which shall commensurate, बोलो 10 बार बोलो commensurate, बोलो बोलो, शाबाश। नहीं बोल रहे, मुझे पता है, बोलो, बोलना पड़ेगा। ये नहीं आना ना वर्ड, ये मुश्किल सा वर्ड है, जिंदगी में पहली बार इतना मुश्किल आप लोगों ने सुना है, इसके तो स्पेलिंग ही नहीं हमें लिखने आने। ठीक है, बोलो commensurate, 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 बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी। नहीं बोल रहे भाई, तो ये वाला नहीं बोल रहा लड़का, बोलो, लाजमी बोलो commensurate, commensurate with the name of the company। भाई वो कह रहा है कि आपका जो बिजनेस का नेम है वो आपका जो प्रिंसिपल लाइन है वो आपके नाम के साथ मिलती जुलती होनी चाहिए। इसको आप उर्दू में नीचे लिखें, काम से मिलता जुलता नाम हो। क्या बात है, काम से मिलता जुलता नाम हो। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस और नाम आपका जो कंपनी का वो कमेंसुरेट कर रहे हो आपस में। अब एग्जांपल समझ नहीं आई, ऐसे नहीं हो सकता कि भाई आपका नेम तो है XYZ टेक्सटाइल लिमिटेड, ये नाम है आपका, लेकिन आपकी जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है वो शुगर है, वो शुगर मिल आपने लगाई हुई। अब लोग क्या समझ रहे हैं, आप टेक्सटाइल का काम करते हैं, नाम से यही जाहिर होता है ना, लेकिन आप काम क्या करते हैं भाई? शुगर का कर रहे हैं, शुगर का कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम अपना नाम रख लें जी, फॉर एग्जांपल SHD ग्रोव अकाउंटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, हम लोगों ने अपनी कंपनी का नेम रखा है, लेकिन अगर हम काम इसके पीछे स्कूल खोल के बैठ जाएं, या हम इसके पीछे कोई लेट से इंजीनियरिंग का काम करने लग जाएं, तो तुक नहीं ना बनती। लोग क्या समझ रहे हैं कि हम अकाउंटेंट्स हैं, हम वहाँ पे कुछ और ही करने बैठ गए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये धोखा है, ये इसको फ्रॉड कहा जाता है, ये आपने नहीं करना। कानून आप ना ये खोल लें ज़रा, मेमोरेंडम अपना जो है एप्लीकेशन खोलें। ठीक है, ये जो आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट है, इसमें जो दूसरा फॉर्म है डॉक्यूमेंट का, एप्लीकेशन है फॉर्म 1, उसके अंदर आप देखें जहाँ पे नेम लिखा हुआ है ना, वो नीचे कह रहा है कि भाईजान इसकी आप प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के साथ क्या इसका रिलेशन है वो भी बताएं। पढ़ें ज़रा, रिलेशन लिखा होगा कि भाई ये इसका मतलब बन रहा है, तो इसलिए हमने ये वाला नेम चूज़ किया है। नाम आपका जाहिर कर रहा हो आपके बिजनेस को। आइए बात समझ, आप देख लें, पहले आज से 20-22 साल पहले ही होता था कि कंपनी एवं ही कोई नाम रख देती थी। वो मतलब एवं तो नहीं था उस वक्त भी, कानूनी तौर पे था, लेकिन इतनी सख्ती नहीं थी। भाई अब बहुत सख्ती होने लगी, क्योंकि लोगों ने नाम कुछ रखा होता है, काम कुछ कर रहे होते हैं, धोखा देते हैं। ठीक है, तो बात आएगी सारी समझ आपको। यहाँ पे आप आ जाएं। अच्छा, वो देख लीजिए डॉक्यूमेंट के अंदर, आपको समझ आए कि ये चीज़ें बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। अच्छा, अब ये जो कमेंसुरेट विद द नेम ऑफ द कंपनी है ना, ये मेमोरेंडम के अंदर नहीं लिखा होगा कि भाई हमारा नाम। मेमोरेंडम के अंदर सिंपल आपने नाम लिख देना है,
ठीक है, और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस लिखते नहीं है। ये जो नेम, ये जो है ना बात करी कमेंसुरेट करनी चाहिए, ये एप्लीकेशन के अंदर आती है चीज़ कि भाई हमारा नाम उससे मुताबिकत रख रहा है हमारे काम से। एग्जाम्पल देखें आप, प्रपोज कंपनीज प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस इज मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हैज सजेस्टेड नेम TSF कंसल्टेंसी लिमिटेड। वाह, काम है जी भाई आपका टेक्सटाइल का, और नाम क्या रखें TSF कंसल्टेंसी लिमिटेड। भाई फ़ौरन रिजेक्ट हो जाएगा ये नाम, क्योंकि आपने पहले अप्लाई करना है ना नाम के लिए। हमने पढ़ा है ना चैप्टर 1 में, भूलना नहीं है, सबसे पहले नाम के लिए आप अप्लाई करोगे, वो आपको नाम मिलेगा, सही है, रिजर्व हो जाएगा फॉर 60 डेज। फिर आपने वो मतलब उसमें कभी भी आप कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो इनकॉर्पोरेशन के लिए। होता मोस्टली ये है कि कंबाइंड ही आजकल चल जाती है इनकॉर्पोरेशन, मतलब है कि नाम प्लस एप्लीकेशन, या रजिस्टर भी कर दो नाम भी दे दो, ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रार उसके ऊपर फ़ौरन इसके ऊपर तो कंफर्म वो उठा लेगा भाई कि आपने प्रिंसिपल लाइन अपनी चूज़ की है टेक्सटाइल, नाम आप लिखी जा रहे हो कंसल्टेंसी, तो ये आपको मिलना ही नहीं है नाम। ओके, आपकी कंपनी इस तरह नहीं रजिस्टर हो सकती, वो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाएगा। और इसी से एक मिलती जुलती बात आपसे मैं सवाल पूछने लगा हूँ अगर आप इस तरह का नाम, फॉर एग्जांपल ये आपने कर दिया फाइल, टेक्सटाइल का काम है कंसल्टेंसी, तो क्या आगे से वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा आपकी रजिस्ट्रार, मतलब कैंसिल कर देगा एप्लीकेशन के भाई मैंने नहीं करना है तुम्हें रजिस्टर, ऐसे करेगा? हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जी बिफोर रिफ्यूजल टू रजिस्टर द रजिस्ट्रार मस्ट गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कंपनी। भाई आपने पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देनी है, उसकी बात सुननी जरूर है, इसलिए मैंने वर्ड भी यूज़ किया ऑब्जेक्ट करेगा, एतराज़ करेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, पता है ना इन्नी तो इंग्लिश आंदी होगी। ऑब्जेक्ट करेगा कि भाईजान ये क्या लिख दिया है, ठीक है, की लिख बैठा, तो इसको चेंज करो, तो आप फिर जाहिर है उसे समझाएं, या अगर आपको कुछ और मतलब है अदरवाइज आप उसको चेंज करें, ठीक है। तो ओके जी, उसने नीचे लिखा कंपनी शैल नॉट इंगेज इन अ बिजनेस विच इज़, भाई आप किस कौन सा बिजनेस नहीं कर सकते, विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन पाकिस्तान। कोई भी कानून पाकिस्तान का अगर किसी काम को मना करता है तो आप वो वाला काम नहीं कर सकते। चर्स बेचना, जो आप लोग अक्सर सोच रहे होंगे यार हम बेचेंगे तो बड़ी जल्दी अमीर हो जाएंगे, कानून मना करता है भाईजान, ये इल्लीगल है। और एक आपके माइंड में एक और चीज़ भी आई है, वो भी इल्लीगल है पाकिस्तान में, ठीक है, तो वो आप नहीं कर सकते। लीगल काम करना है, कोई भी अगर कानून आपको रोकता है, कंपनीज एक्ट के अंदर तो नहीं लिखा हुआ ना कौन सा काम लॉफुल है कौन सा अनलॉफुल है, ये तो रेलेवेंट कानूनों के अंदर, कवानीन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, कि आप कौन सा काम कर सकते हो कौन सा नहीं। तो भाई आपने कोई भी अनलॉफुल काम नहीं कर सकते आप, और विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी लॉ रूल्स और रेगुलेशन अनलेस नेसेसरी। देखें यहाँ पर भी वो बात है कि प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट वाली, हमें पता है प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा इनकार, सीधा ही जवाब है, मना। रिस्ट्रिक्शन का क्या होता है, भाई कर सकते हो लेकिन ये कुछ लवाजमात पूरे करने के बाद, यही उसने कहा है। पहले उसने कहा जी प्रोहिबिट किया हुआ है कानून में, वो वाला काम नहीं आप कर सकते। दूसरे नंबर पे वो काम भी नहीं कर सकते जो किसी कानून या रेगुलेशन ने कहा हुआ है कि भाई लाइसेंस के बगैर नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन है, कर सकते हो लेकिन भाईजान पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे हमने सेक्शन 42 पढ़ा है, वो भी ऐसे ही है ना कि आप वो वाला काम कर ही नहीं सकते जब तक आपको सेक्शन 42 का लाइसेंस ना मिले, तब तक आप बतौर एनपीओ कंपनी रजिस्टर नहीं करवा सकते। यही है एक मतलब कि हमारी रेलिवेंट एग्जांपल होगी। बाकी आप देख लें पाकिस्तान के अंदर अगर आपने असला बेचना हो, आप कहेंगे मैं कंपनी बना के असला बेचना चाह रहा हूँ, तो भाईजान आप तब तक नहीं बेच सकते जब तक आपके पहले लाइसेंस ना हो। आप वो काम कर ही नहीं सकते जब तक लाइसेंस ना हो। बात आई है समझ? तो इस तरह फार्मेसी वगैरह का भी आपको पता है लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो यही उसने कहा कि जब तक आपने अप्रूवल ना लिया हो उसका, तो आप वो काम नहीं कर सकते। तो ये दो काम आप नहीं करेंगे। दी एग्जिस्टिंग कंपनीज, एग्जिस्टिंग से मुराद है कि क्योंकि ये जब कानून बना है इसके अंदर जो बात होती है ना एग्जिस्टिंग वगैरह की, तो कानून से पहले की बात कर रहा होता है, 2017 में बना है ना, ठीक है। तो वो कह रहा है कि उससे पहले दी एग्जिस्टिंग कंपनी मे कंटिन्यू विद देयर एग्जिस्टिंग मेमोरेंडम एंड द ऑब्जेक्ट क्लॉज बी ट्रीटेड एज द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्ट क्लॉज होती है ना, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, ठीक है। अब उसने ये कहा कि भाईजान जो 2017 से पहले की कंपनीज थी, ये तो अब हमने आके इन नामों के साथ क्लॉजेस डाली है ना, उस वक्त कोई और नाम होंगे, ठीक है। तो जो 2017 से पहले की कंपनीज हैं उनको ज़रूरत नहीं है कि अब अपना मेमोरेंडम रिवाइज करने लग जाएं कि यार हम इस तरह के लेके चलें, ठीक है। वो अपने एग्जिस्टिंग मेमोरेंडम के साथ ही चल सकते हैं, और उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर जो लिखा हुआ है ना बिजनेस उनका वही प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है। आगे बात समझ? अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि यार क्या हम कभी भी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज नहीं कर सकते? भाई सब कुछ ही हो जाता है। शहबाज अनान को चार्टर्ड अकाउंटेंट साथ साथ मार्केटिंग भी चल रही है, हम लोग करके देंगे, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे भी परसों वाले होपफुल लेक्चर में
हाँ, तो हम ये पढ़ भी लेंगे। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस भी चेंज हो सकती है भाई, सब कुछ ही चेंज हो सकता है यार। यहाँ पे कंसल्टेंट्स किस लिए बैठे, कानून ने ऑब्वियसली मतलब कि दिया हो ना रास्ता, क्योंकि एक लॉजिकल सी बात है कि आज हम कुछ काम कर रहे हैं, कल कुछ और करना चाह रहे हैं, या ये भी करना चाहते हैं, एक कुछ एडिशन भी करना चाहते हैं उसके अंदर, तो हो जाएगी सारा कुछ। लेकिन ये हम पढ़ लेंगे। बात आ गई समझ? किसी भी तरह कोई सवाल है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में तो पूछ लें। हाँ जी भाई पूछ लें, ठीक है चलें। लाइबिलिटी क्लॉज ऑलरेडी पड़ी हुई है, काफ़ी बार देख लिया हमने। वो कह रहे हैं इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी द लाइबिलिटी क्लॉज शेल स्टेट दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। पढ़ें जी ये वाला मेमोरेंडम, खवातीन हज़रात जो आप लोगों के पास पढ़े हैं डॉक्यूमेंट, उसमें मेमोरेंडम खोलें, खोला ही हुआ है ना ऑलरेडी, ये बंद नहीं करना आपने जब तक मैं ना कहूँ। मैं कह भी दूँ तो नहीं करना बंद, ठीक है। मेमोरेंडम के अंदर आप लाइबिलिटी क्लॉज में जाएँ, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है जो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ कि मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे वो करें इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, तो आप लिख देंगे लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अगर गारंटी है, देखिए पहले केस में उसने कहा कि लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी, दोनों चीज़ें हैं, तो फिर आपने सिंपल लिमिटेड लाइबिलिटी उसकी लिख दी। अगर सिर्फ गारंटी है तो फिर एक एडिशनल सेंटेंस भी लिखना पड़ेगा ना, एक एडिशनल जुमला भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखें जो लिमिटेड बाय शेयर्स है उस केस में मेंबर्स की लायबिलिटी सिर्फ लिमिटेड है, अब उन्होंने देना कुछ नहीं है, अनपेड शेयर्स वाला हिस्सा ही देना है ना, वो भी अब तो होता ही नहीं है। मैंने आपको बताया हो ना कि 2017 कंपनीज एक्ट के बाद से अनपेड शेयर्स नहीं होते। आपने जैसे ही आप शेयर्स खरीदते हो, कंपनी रजिस्टर होती है, आपने उसके 30 दिन के अंदर अंदर पैसे जमा करवा देने हैं अपनी कंपनी को, ठीक है। ये मतलब कि कंपनीज एक्ट अब कहता है। पहले ये होता था कि वो अनपेड भी कुछ चल जाते थे, तो इसलिए उसने जब आपकी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने पैसे देने, आपने सिंपल ही दिया लिमिटेड लायबिलिटी है। लेकिन जब आपकी गारंटी वाली होगी तो गारंटी में तो हमने साथ लिखा था एक ब्रैकेट में, जाके देख लें वापस जाके क्या लिखा था, कंट्रीब्यूशन एट द एंड, कि हम जो मेंबर्स हैं वो अभी कंट्रीब्यूट अभी कुछ नहीं दे रहे, हम एंड पे जाके देंगे, ठीक है। तो भाई वो कहता है इसलिए इसको लिख भी दें, एडिशनल सेंटेंस इज एडेड टू क्लैरिफाई द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। आप ये भी लिख देंगे कि भाईजान ये जो मेंबर्स हैं हर बंदे ने अपनी एक गारंटी दी हुई है जो कि नीचे सब्सक्रिप्शन क्लॉज में भी आ जाएगी, ठीक है। इतनी इतनी गारंटी दी हुई है और जब अगर कंपनी वाउंड अप होती है तो इन्होंने ये पैसे पे करने हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी बात आई, अगर उस वक्त ये लोग मेंबर्स हों ही ना तो भाई जो भी मेंबर होगा वो देगा जो इससे खरीदेगा। ये भी अपने जो मेंबरशिप है, ठीक है, वो सेल कर सकते हैं, इस तरह शेयर होल्डर सेल करते हैं तो ये भी सेल कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मुझे आया था कि जी क्या ये जो गारंटी लोग देते हैं इनको भी प्रॉफिट मिलता है, इन्होंने तो पैसे नहीं दिए हो, तो भाईजान वो रिस्क तो ले रहा है ना, कंपनी किसी भी वक्त डिफॉल्ट कर जाए, उस बंदे ने, मैंने रिस्क लिया हुआ है कि मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा तो मैं रिस्क के बदले रिटर्न भी तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना। शेयर होल्डर्स जो थे उन्होंने तो शेयर्स खरीदे हुए थे, उन्होंने पैसे दिए हुए थे, वो आपको बात बड़ी जल्दी समझ आ जाती है कि यार उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो भाई मैं जिसने गारंटी दी हुई है तो गारंटी इसी तरह दी है ना कि यार आप जब भी डिफ़ॉल्ट करेंगे मैं आपको पैसे दूंगा, आप कभी भी डिफ़ॉल्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कौन सा मतलब पता है कि अगले दिन क्या होना है, तो मुझे उस रिस्क के पैसे मिलने हैं, ओके, मुझे प्रॉफिट मिलना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ रहे ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज। ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज क्या है जी? अच्छा जी देखें आपका जो कैपिटल, अगर हम थोड़ा सा इसको, पहले तो उसने आगे ब्रैकेट में लिख दिया ना, ओनली फॉर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब जो शेयर कैपिटल जिनका है सिर्फ उनके लिए ऑथराइज कैपिटल है। अगर कोई कंपनी सिर्फ गारंटी लिमिटेड है तो कैपिटल का तो तस्वुर ही नहीं है, बात आ रही है नहीं समझ, वहां पर आपने नहीं इसको डालना। लेकिन जहां पे शेयर कैपिटल है तो वहां पर ये वाली बात आपकी आ जाएगी। अच्छा जी, अब जरा थोड़ा समझ लें चीज़ को। वो ये कहता है कि कानून ये कह रहा है कि भाई एक आपका होता है ऑथोराइज कैपिटल, मोस्टली मैंने पहले भी जब I2B भी जिन लोगों ने पढ़ी होगी वहाँ पर भी ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, लेकिन जिनको नहीं आइडिया दोबारा, ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा असल काम तो इधर है, ऑथोराइज कैपिटल है, ठीक है। अच्छा, फिर आपका होता है जी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मैं मतलब ये चारों चीज़ें डिफाइन कर रहा हूँ, बड़े गौर से समझ लेनी है बातें, ठीक है। फिर आपका होता है जी इशूड कैपिटल,
फिर आपका होता है पेड अप कैपिटल। पेड अप है तो इसका मतलब है कुछ पार्ट अनपेड भी था, अब नहीं होता, लेकिन पुरानी कंपनीज का पड़ा हो सकता है, तो हम लिख देते हैं। चलो ये वैसे बात हमने मेरे ख्याल में लाइबिलिटी जब पढ़ रहे थे उस वक्त भी शायद की थी, तो अनपेड कैपिटल भी लिख देते हैं। अब बड़े गौर से बात समझनी है। ऑथराइज्ड कैपिटल से मुराद क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल से मुराद कैपिटल की, पैसों की वो अमाउंट है जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि हम अपनी लाइफ में, कंपनी की लाइफ में मैक्सिमम इतने शेयर्स इशू करेंगे, इतने पैसों के शेयर्स इशू करेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? ऑथराइज कैपिटल क्लॉज। बात जरा दोबारा समझें। कंपनी अभी बन रही है ना, अभी तो फर्स्ट टाइम है, मेमोरेंडम हम सबमिट करवाने जा रहे हैं, तो रजिस्ट्रार साहब ने हमसे पूछा है भाईजान आपको क्या लगता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर मैक्सिमम कितना कैपिटल रेज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग एट ऑल, क्योंकि बाद में चेंज भी हो सकता है, तो इसलिए फिर ज़रूरत नहीं है ना कि अभी आप ज़्यादा बताएं। प्रैक्टिकली इसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि जब आप कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए जाते हैं तो आपकी जो फीस है ना, जो पैसे एससीसीपी को देने होते हैं, लीगल चार्जेस, वो कैलकुलेट होते हैं ऑथराइज कैपिटल की बेस पर। ये जितना ज़्यादा होगा फीस उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। बात ज़रा फॉलो करनी है, फिर आपको बड़ी इंशाल्लाह सही समझ आ जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी अभी एक कंपनी स्टार्टअप है, बिल्कुल जीरो से, मैंने स्क्रैच से स्टार्ट करना है। मैं एवं लिखवा दूंगा कि मैंने 1 करोड़ का कैपिटल रेज करना है, पता नहीं 1 करोड़ रुपये मुझे किसी ने देना है कि नहीं देना, अभी तो अपनी जेब से लगाने हैं ना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2-4 लोगों ने मिलकर काम स्टार्ट करना, भाई अपनी जेब से लगाने हैं, और ये पैसे जमा भी करवाने होते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। ये तो खैर ऑथराइज कैपिटल है, वो पैसे ये वाले जमा करवाने होते हैं। लेकिन लेट्स से कि भाई जितने शेयर्स मैक्सिमम आप लोगों को दे सकते हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी यार मैं 1 करोड़ रुपये के वहाँ पे लिखवा दूँ? मेरे लिए तो मेरे ख्याल में लाख रुपये बड़ा ज़्यादा है। बात आ रही है समझ? हाँ, अगर मुझे फ्यूचर में होगा कि यार कोई इन्वेस्टर आ रहा है, वो शेयर्स खरीदना चाहता है और मेरी लिमिट पूरी हो चुकी है शेयर्स की, तो मैं बढ़ा सकता हूँ किसी भी टाइम पे। इसको कंसल्टेंट के पास जाऊँगा, उसे कहूँगा भाईजान ये बढ़ा दें, उस वक्त जो फीस लगेगी उस वक्त के हिसाब से मैं दे दूँगा, अभी मैं क्यों दूं बिला वजह। बात आ रही है समझ? इसको कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल से मुराद क्या? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स विच अ कंपनी एस्टिमेट्स टू ऑफर टू पब्लिक फॉर एग्जाम्पल, और शेयर्स और उनकी प्राइस क्या होगी, प्राइस भी आपने यहाँ पे डिसाइड करनी है। अच्छा, आप कंपनी के अंदर शेयर्स जो आपने स्टार्ट में बनाने होते हैं अपना कितने रुपए पे बेचेंगे, वो कोई फिक्स नहीं है। 10 रुपये पे बेच सकते हैं, 20 रुपये पे, 1 रुपये पे, 100 रुपये पे बेच लें, 1000 रुपये पे बेच लें, जितने का मर्जी करें, ठीक है। तो आम तौर पे 10 रुपये एक पार वैल्यू है इसको ना। अच्छा, ये जो शेयर्स की प्राइस होती है ना, इसको पार वैल्यू भी बोलते हैं, फेस वैल्यू भी बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, मार्केट वैल्यू नहीं बोलते, क्योंकि आपको पता है ना मार्केट वैल्यू से मतलब असल कीमत होती है जो मार्केट के अंदर लोग आपको दे रहे हैं। तो ऑथराइज कैपिटल की इधर ज़रा डेफिनेशन पे आए, फिर ये बाकी मैं आपको समझाता हूँ। The amount of share capital with which the company proposes to be registered and the division thereof, उसको डिवाइड भी कर दिया जाता है into shares of a fixed amount, फिक्स अमाउंट के मतलब 10 रुपए का एक शेयर है, 1000 शेयर ऐसे लिखा जाता है। 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो टोटल कैपिटल कितना बन गया? 1 लाख। या 1 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो टोटल कितना हो गया आपका? जितना भी 100 मिलियन हो गया, ठीक है, 10 करोड़ हो गया। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी सब्सक्राइब्ड, जिनको सब्सक्राइब किया जा सकता है। सब्सक्राइब से मुराद क्या कि मेंबर्स, प्रपोज्ड शेयर होल्डर्स अपना इंटरेस्ट जाहिर करते हैं कि भाईजान मैं खरीदना चाहता हूं। बात आई है समझ? इसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ये मैक्सिमम अमाउंट है, इससे ज्यादा सब्सक्राइब नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा, अब ये बाद में फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखें, उसने कहा दी ऑथराइज क्लॉज में भी इस तरह लिखी जा सकती है, दी ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी शैल बी ₹10 मिलियन। हमारा कैपिटल कितना होगा? 10 मिलियन होगा, डिवाइडेड इनटू 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इस तरह आपने डिटेल में लिखना होता है। खोलें जरा मेमोरेंडम के अंदर, देखें जाके लिखा हुआ है कुछ, उसमें मेरे ख्याल में 1 लाख रुपया होगा, डिवाइडेड इनटू शायद 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है मेरे ख्याल में, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इस तरह कुछ होगा, ठीक है। उसको देख लें आप। तो ये इस तरह आपने ऑथराइज कैपिटल क्लॉज, बात आ गई समझ आपकी? इन द सेम क्लॉज एवरी सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम इज रिक्वायर्ड टू एग्री एटलीस्ट 1 शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। Each subscriber is required to write opposite to his name the number of share he has agreed to take in the share of capital of the company। भाईजान, जब आपने ऑथराइज कैपिटल अपना चूज करना है कितना होना है,
तो जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे, फर्स्ट मेंबर जो कंपनी को बना रहे हैं उनको प्रमोटर्स भी बोला जाता था किसी दौर में, अब सब्सक्राइबर्स ही बोला जाता है। वो अपने नाम के साथ लिखेंगे कि भाईजान मैं इतने लेना, कम से कम एक लाजमी लेना है, क्योंकि आप तो कंपनी बनाने जा रहे हैं ना, तो भाई तो कम से कम तो एक लो, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी ले लो, ठीक है। तो आप सब ने अपना अपना उधर वहाँ पे लिखना है कि जी हम कम से कम इतने शेयर्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा बड़े गौर से एक बात समझनी है कि क्या ये ज़रूरी है कि सारे के सारे ऑथराइज कैपिटल को सब्सक्राइब कर लिया जाए? ये मैं कर दूँ रेस? क्या ये ज़रूरी है कि सारे के सारे ऑथराइज कैपिटल को सब्सक्राइब किया जाए? भाई अगर ज़रूरी होता तो अलग अलग क्यों होते, अलग अलग नाम उनके क्यों होते? बार अब ज़रा बड़े गौर से समझनी है। लेट्स से आपकी कंपनी है, उसने कहा कि जी ऑथराइज कैपिटल हमारा है 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपये का एक शेयर है, 10,000 शेयर टोटल, मतलब 1 लाख रुपए का कैपिटल हो गया। सब्सक्राइब से मुराद होता है कि भाई कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने शेयर्स को सब्सक्राइब किया जा रहा है। क्या ये जरूरी है कि तमाम को करना? ऑब्वियसली नॉट। हमने कहा कि ऑथराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट अ कंपनी कैन इशू, सही है, जो कि सब्सक्राइबर्स उसमें सब्सक्राइब करवा सकते हैं, ये ऑथराइज कैपिटल है मैक्सिमम, ठीक है। तो भाई हो सकता है कि सब्सक्राइबर्स कहेंगे इस टाइम पे फिलहाल सिर्फ 5,000 करने हैं, तो ये अलाउड है, कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा भाई हम 10,000 में से 5,000, मतलब है कि अभी 5,000 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं जो बाद में भी कंपनी कभी इशू कर सकती है। गल आ रही है समझे? कंपनी ने सोचा कि भाई 1 लाख रुपए का कैपिटल सफिशिएंट है अभी के लिए, ठीक है। तो फिर सब्सक्राइबर्स जो थे, सब्सक्राइबर्स ने कहा यार 1 लाख का तो चलो ऑथराइज रखा है ना, तो मैक्सिमम अमाउंट है, जरूरी तो नहीं कि हमने सारी की सारी करनी। हम ऐसे करते हैं 5,000 इसमें से सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है जी कि क्या कंपनी ने सारे के सारे इशू भी करने हैं, ठीक है। तो भाई कंपनी सारे इशू भी कर सकती है। कंपनी को अगर लगे कि यार ये फलां सब्सक्राइबर को नहीं देने, तो उसको मना भी कर सकती है। अच्छा, मैं आसान तरीन बता रहा हूँ, अदरवाइज ऐसे होता है मोस्टली तब जब ओवर सब्सक्राइब हो जाए चीज़। ओवर सब्सक्राइब का पता है ना, मिसाल के तौर पे अगर ये 10 साल की बजाय 15 लोग आगे रही, हमने 15,000 शेयर्स, और ये मोस्टली होता है लिस्टेड कंपनी के केस में, बड़ी बड़ी कंपनीज में IPO जब करते हैं ना तब होता है। 10,000 ऑफर किए, 15,000 वाले आ गया, 15 को तो दे ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हम दे सकते हैं 10,000, तब फिर हम सबको नहीं ना इशू करेंगे, फिर वो एक रेशो के हिसाब से होगा, ठीक है। लेकिन खैर उस बात को भी आप छोड़ें। लेट्स अज्यूम करी 5 का 5,000 ही जो है वो आपने इशू कर दिया। इशू से मुराद है कि लोगों के नाम अलॉट कर दिए कि आपको ये शेयर्स आ गए, ठीक है। अच्छा, अब क्या तमाम का पैसे देना लाजमी है 2017 के बाद? यस, विद इन 30 days यू हैव टू पे फॉर द शेयर्स यू परचेज फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। आपने लाजमी पे करने हैं 2017 के बाद। लेकिन 2017 से पहले जो पुरानी कंपनी थी वो नहीं भी करती थी। इसको हम अगर ये लिख दें बिफोर 2017, ताकि कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना, ठीक है। क्योंकि अभी भी पुरानी कंपनी से एग्जिस्ट तो कर रही है ना, तो हो सकता है कईयों का अभी भी अनपेड कैपिटल पड़ा हो। लेट्स से उन्होंने कहा यार 4,000 के पैसे ले लो अभी ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। तो अनपेड कितना बच गया? 1,000 रुपया। यहाँ से दो बातें अब हम सीखें। एक तो ये कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल होता है ये, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकती है, सब्सक्राइब जिसको करवा सकती है, ठीक है। लेकिन क्या ये अमाउंट बाद में चेंज हो सकती है? ऑब्वियसली एवरीथिंग कैन बी चेंज, ठीक है। सेकंड आ गया सब्सक्राइब से मुराद वो अमाउंट जिससे मेंबर्स या शेयर होल्डर्स जो हैं इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हम इतने परचेज करेंगे, वो तो मैक्सिमम है, जरूरी तो नहीं मैक्सिमम करनी है, आपने कम कर लिए। इशूड से मुराद वो हैं जी जो कंपनी ने इशू किए हैं। क्या ये और दोनों लाजमी है कि सेम हो? नहीं लाजमी। कई बार क्या होता है कि तमाम सब्सक्राइबर्स को नहीं हो पाते, तो इशूड कैपिटल कम भी हो सकता है। लेकिन इशूड कैपिटल ऑब्वियसली इससे कम तो हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये लॉजिक समझ आ रहा है ना? क्योंकि इशू करने के लिए ज़रूरी है कि अगला बंदा इंटरेस्ट तो करे ना, ऑफर तो आए ना उधर से, फिर हम एक्सेप्ट करके करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है वो ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। बिजनेस लॉ में एक तरफ से ऑफर आएगी, वो सब्सक्राइब करवाना चाह रहा है कि भाईजान मुझे भेज दें, हम आगे से उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर जाके है। अगर ऑफर ही नहीं आई, ज़बरदस्ती धक्के से ज़रूर किसी को करना है, वो तो नहीं हो सकता। फिर पेड अप कैपिटल से मुराद है कि जो आपने पे करना है 2017 के बाद, आपको पता है कि फुल्ली पेड शेयर्स आप सिर्फ ऑफर कर सकते हैं जब आप अपने सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपने पैसे कंपनी को लाजमी जमा करवाने, वरना आपके शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे। और अनपेड, लेकिन 2017 से पहले ऐसे नहीं था, इसलिए उस वक्त के अनपेड भी हैं मौजूद। तो जो हम कहते होते हैं कि लाइबिलिटी आपकी
लिमिटेड है, ठीक है। वो अगर तो आपने कोई पैसा नहीं अभी कंपनी को वापस देना अपने शेयर्स के अगेंस्ट, तो फिर तो आपने 1 रुपया भी उनको और नहीं देना। लेकिन अगर आपका कोई अनपेड कैपिटल बचा हुआ है तो कंपनी आपसे ये ज़रूर निकलवाएगी। पहले बात आ गई समझ? हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो किसी भी तरह का तो पूछ लें भाई। चलें आगे। आगे जी, अंडरटेकिंग या सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अंडरटेकिंग से मुराद क्या होता है कि भाई आप उसमें सिंपल ये देख लें, इसमें मैं मेमोरेंडम एंड पे टेबल डाला होगा, ऊपर लिखा होगा जी वी दी अंडरसाइंड, या इस तरह का जिनके नेम नीचे बताए हुए हैं, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, अंडरटेक कर रहे हैं कि हम एक कंपनी को सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं, कंपनी को बनाना चाह रहे हैं, और ये इतने इतने शेयर्स हैं वो हम लेना चाहते हैं। अगर गारंटी लेनी हो तो गारंटी की अमाउंट आ जाएगी उसके अंदर। ऑल ऑफ द अबव क्लॉजेज आर अंडरटेकन। अंडरटेकिंग से मतलब होता है हल्फ एक किस्म का उसके ऊपर दिया जाता है, ऊपर वाली बातों के मतलब ये जो ऊपर जो जो हमने बताया, हमने टू द बेस्ट ऑफ आवर इन्फॉर्मेशन हमने सही बताया, और हम अंडरटेक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। वी द सेवरल पर्सन्स, ये लिखा होता है ना, वी द सेवरल पर्सन्स, ये देख लें लिखा होगा, हुज नेम्स एंड एड्रेसेस आर सब्सक्राइब्ड आर डिजायरस ऑफ बीइंग फॉर्म्ड इनटू अ कंपनी इन परसुएंस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड वी रिस्पेक्टिवली एग्री टू टेक द नंबर ऑफ शेयर्स इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी सेट ऑपोजिट आर रिस्पेक्टिव नेम्स। अब इन इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझ आ गई ना बात कि भाई जिन जिन के नीचे नाम लिखे हुए हैं, हम एक कंपनी बनाना चाह रहे हैं, हम इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, और हमारे नाम और एड्रेस के अगेंस्ट जितने इतने शेयर्स लिखे हुए हैं हम सब्सक्राइब करते हैं कि हम इतने खरीदेंगे। आगे समझ को याद करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट बस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। होपफुली आपको भूलेगा नहीं, आपने मेमोरेंडम लाजमी देखना है, आपको उधर से जहन में आ जाएंगे यार, अच्छा ऊपर नेम क्लोज होती है, रजिस्टर्ड ऑफिस में ये लिखा होता है, प्रिंसिपल लाइन में ये लिखा होता है, अच्छा लाइबिलिटी आ गई उधर, ये ऑथराइज कैपिटल को आपने इस तरह तोड़ के लिखना है कि इतने 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ इतने ईच, ठीक है, ये आपने लिख देना है। और शेयर्स की टाइप भी वैसे बता दी, जैसे इसने लिखा हो ऑर्डिनरी शेयर्स, तो हो सकता है प्रेफरेंस भी हो, ठीक है, तो आप उस तरह बता दें। कई बार होता है ना कि कंपनी ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑर्डिनरी ही हों, वो हो सकता है कि 10,000 ऑर्डिनरी हैं, 2,000 या 8,000 वट एवर, वो प्रेफरेंस भी हैं, तो वो भी आपने उसमें मेंशन कर देने हैं। ओके जी। अच्छा, यहाँ पे ना क्लॉजेस ख़त्म हो चुकी हैं, ये क्लॉजेस आपकी एंड हो चुकी हैं, ठीक है, 6 क्लॉजेस थी। अब एक नई बात वो बताने लगा है, वो कह रहा है जी आपका जो मेमोरेंडम है इसके अंदर और आर्टिकल, इसके अंदर एक इम्प्लाइड चीज़ है। इम्प्लाइड से मुराद है कि लिखी नहीं हुई, चाहे लिख दो तो वो भी अच्छी बात है, मेमोरेंडम में तो नहीं आप लिखोगे, ये वाली बात जो मैं करने जा रहा हूँ आर्टिकल्स में लिख देते हैं अक्सर, ना भी लिखो तो इम्प्लाइड है। क्या बात, बोरोइंग पावर्स, सही है, पैसा इकट्ठा करने की पावर। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी इज डीम्ड टू इंक्लूड, मतलब इम्प्लाइड है, पावर टू एंटर इनटू एनी अरेंजमेंट फॉर ऑब्टेनिंग लोन्स, एडवांसेस, फाइनेंसेस और क्रेडिट एंड टू इशू अदर सर्टिफिकेट्स नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फ्रॉम अ स्केड्यूल्ड बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जनरल पब्लिक। ठीक है जी, बात आई है समझ। वो ये कह रहा है कि आपका जो मेमोरेंडम है इसके अंदर ये इम्प्लाइड है, ये मतलब कि आप बैंक से कर्जा ले सकते हैं, आप किसी भी बंदे से कोई भी लोन, कोई भी क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन आप सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट वाली सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरेस्ट वाली सिक्योरिटीज से मुराद है डिबेंचर्स। वो कौन इशू करता है? वो लिस्टेड कंपनी करती है, वो भाईजान पहले जब तक लिस्ट होगी नहीं वो नहीं कर सकती ना, तो इसलिए मैं हर कंपनी वो काम नहीं कर सकती, वो सिर्फ लिस्टेड करेगी, उसके लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा स्टॉक मार्केट से, वहाँ पे जाके उनकी रेगुलेशंस के मुताबिक। इसलिए उसने कहा कि जो है सिक्योरिटीज नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट वो आप कर सकते हो, ठीक है, इंटरेस्ट वाली नहीं कर सकते। तो भाई ये जनरल सी बात है, एंड पे उसने लिख दी हुई है। ओके जी। अच्छा, अब सिंपल आगे एक आ गया है कि जी मेमोरेंडम टू बी प्रिंटेड, साइंड एंड डेटेड। अब तो वैसे होता ही ऑनलाइन है ना, फिजिकल भी चीज़ हो जाती है, लेकिन आप समझ लें तकरीबन 99% जो है ना, या इससे भी थोड़ा शायद ज़्यादा, ही बस मैं सेफ साइड पे कह रहा हूँ, आपकी कंपनीज ऑनलाइन रजिस्टर्ड होती हैं। हर महीने SECP एक अपना डाटा इशू करता है कि इस महीने 2200 कंपनीज रजिस्टर हुई हैं, 2500 हुई हैं, तकरीबन 2000 में ही होती हैं, 2000 से लेकर 2500 के बीच बीच। तो उसमें लिखा भी होता है कि इतने % कंपनीज आपकी ऑनलाइन हुई, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम बहुत ही सीमलेस है, बहुत ही ईजी है, ना रिश्वत देनी ना कोई टेंशन है, सिंपल। हम इंशाल्लाह करेंगे वो, मैं आपको बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी वो, तो सिंपल वो है तरीका, पोर्टल पे जाके वहाँ पे हो जाता है। तो भाई फिर क्यों खजल खारी की ज़रूरत है? फिजिकल जाएँ, डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, फिर वो भेज 2 दिन बाद डॉक्यूमेंट चेक करें, फिर कहें जी ये चीज़ मसला है, वापस आए, लंबा चौड़ा काम है। ऑनलाइन 1 या 2 दिन के अंदर आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है।
लेकिन अब ये क्योंकि 2017 का लिखा हुआ है तो ज़ाहिर है इसमें कुछ बातें कन्वेंशनल भी हैं, ठीक है। जैसे आप देखें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप लोगों ने पढ़ा, उसमें अभी तक खत्तो किताबत का जिक्र आता है जी, लेटर भेजा है। अब कहाँ होता है यार, ये ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो भाई मेमोरेंडम उसने कहा कि शेल बी प्रिंटेड इन दी मैनर जनरली एक्सेप्टेबल। एक तो प्रिंट होना चाहिए आमतौर पे जो एक्सेप्टेबल होती है, मतलब जाहिर है वही A4 वगैरह साइज़ पे। देन डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स नंबर कंसेक्टिवली। आप ये देख लें, साथ अपना खोलें मेमोरेंडम, आपको नजर आ रहा होगा पैरा लिखा हुआ है 1 2 3 इस तरह करके, ठीक है। फिर वो कहते हैं साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर हु शैल ऐड हिज प्रेजेंट नेम इन फुल, his occupation, nationality, your residential address and such other particulars as may be specified in the presence of the witness who shall attest the signature and shall likewise add his particulars। पढ़ें जी ज़रा मेमोरेंडम के अंदर एंड पे जो टेबल बना हुआ है उसके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। बंदे का नेम आ रहा है, सीरियल नंबर आ रहा होगा, बंदे का नेम आ रहा होगा, उसका डेजिग्नेशन आ रहा होगा, प्रपोज्ड क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जी जो फर्स्ट मेंबर्स होते हैं वो ही डीम्ड डायरेक्टर्स होते हैं, वो डायरेक्टर्स भी बन जाते हैं, उन्हीं में से डायरेक्टर्स को चूज़ किया जाता है, CEO को भी, डायरेक्टर्स को भी, ठीक है। वो भी आ गया। फिर आप देख रहे हो नेशनैलिटी लिखी होगी, एड्रेस लिखा होगा, फादर नेम लिखा होगा, CNIC लिखा होगा, ऑक्यूपेशन लिखा होगा, NTN नंबर लिखा होगा। NTN भी मस्ट है, ठीक है, कंपनी रजिस्टर करने के लिए, तो डायरेक्टर्स का। तो ये आप देख लें बातें उसमें होगी, शेयर्स उसने कितने सब्सक्राइब किए हैं वगैरह वगैरह, बात आ रही है समझ। अच्छा, एक पोर्शन आगे आपको नज़र आ रहा होगा, उसका उसमें लिखा होगा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर। वो उन लोगों के लिए बात समझ लें, कन्फ्यूजन ना आ जाए माइंड में, ये समझ लें वो तब है अगर कोई कंपनी लीगल पर्सन किसी की शेयर होल्डर हो। लीगल पर्सन भी तो हो सकती है ना, XYZ लिमिटेड किसी और ABC लिमिटेड के अंदर शेयर्स खरीद सकती है, तो ये उसके लिए हिस्सा है आगे कि नॉमिनेटेड बाय, किसने नॉमिनेट किया है इस बंदे को। लेकिन ये जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं इसके अंदर वो हिस्सा खाली होगा, क्यों? क्योंकि किसी ने नहीं किया ना नॉमिनेट, खुद ही हैं हम, शेयर्स इंडिविजुअल्स हम खरीद रहे हैं, किसी कंपनी के बिहाफ पे नहीं खरीद रहे। अच्छा, ये आपने बातें उसमें सिंपल लिख देनी है और एंड पे सिग्नेचर का होगा। देखें वही बात है, जब ये ऑफलाइन होता था ना सिस्टम तो साइन भी होते थे और विटनेस भी लिखना होता था, ठीक है, विटनेस। लेकिन अब सिर्फ फिजिकल की सूरत में है, मतलब अगर आपने मैनुअली जाके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, ऑनलाइन के लिए काम खत्म हो गया। ऑनलाइन में जो सिग्नेचर भी है ना वो इलेक्ट्रॉनिकली साइन लिखा होगा। वो क्या होता है, एक पिन कोड होता है, हर एक जो डायरेक्टर है या जो मेंबर शेयर होल्डर है उसका पिन कोड होता है, वो अपना पोर्टल पे पिन कोड डालते हुए साइन उसको समझा जाता है। बात आई है समझ। तो ये जो है ना बातें कि विटनेस ने ये अब वो चीज़ें नहीं है फिजिकली। हाँ, मैनुअली अगर अभी भी आपने जमा करवाना है तो ये करना होगा। डेटेड आप नीचे देख लें, डेट भी लिखी होगी कि इस डेट को किया जा रहा है। आगे भाई बात समझ, कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी तरह की। ये था जी आपका मेमोरेंडम, सिंपल। उसने कहा कि प्रिंटेड होना चाहिए, ठीक है, देन पैराग्राफ में होना चाहिए, फिर जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी डिटेल्स आनी चाहिए और एंड पे डेट होनी चाहिए। ओके सीन है, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। मेरे माइंड में कुछ आ गया। अच्छा जी, आप थोड़ा सा इसको क्विकली अगर हम रिवाइज करके फिर ख़त्म करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन सिंपल सा है, उसने कहा क्लॉजेस बताएं, वो आपने बता देनी है। ये वैसे लिख लेना यार, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे लिटरली, ये सवाल लिख लेना, आपके हाथ पे सेट हो जाएगा। तो देखें ना, उसने कहा कि व्हाट आर द मेन क्लॉजेज ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसने यहाँ पे 4 लिखी हुई हैं, आप 2 दूसरी भी लिख दें, ऑथराइज कैपिटल क्लॉज भी लिखें, अंडरटेकिंग या सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी लिख दें उसमें। तो भाई आपकी 6 क्लॉजेज हैं। सबसे पहले नेम क्लॉज है, उसमें आपका नेम किस तरह का है, वो प्राइवेट शाइवेट वो लगा के आपने बताना। फिर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज है, उसमें क्या है जी कि आपका मेन बिजनेस क्या है, प्रिंसिपल लाइन क्या है। तो प्रिंसिपल लाइन आपकी वो होगी अगर आप डिफरेंट काम कर रहे हैं, अगर तो एक ही कर रहे हैं तो वही प्रिंसिपल लाइन है, अगर डिफरेंट काम कर रहे हैं तो फिर ये डिसाइड किया जाता है कि भाई ज़्यादा एसेट या रेवेन्यू, दोनों में से जो हायर अमाउंट है पहले तो वो सिलेक्ट की जाएगी कि हाईएस्ट क्या है, आगे जाके एस्टिमेटेड, ठीक, एसेट्स ज़्यादा हैं या रेवेन्यू ज़्यादा है। आपने कहा जी एसेट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो एसेट्स में से ज़्यादा पैसा कहाँ से एस्टिमेटेड आएगा, किस सेक्टर से आएगा, वो आपकी प्रिंसिपल लाइन होगी। या अगर रेवेन्यू जा रहा है तो उधर से कैसा आएगा, ठीक है। रजिस्टर ऑफिस की बात की जाए तो सिंपल है कि भाई पाकिस्तान के किस प्रोविंस के अंदर है, वो आपने सिंपल लिख देना है। और अगर प्रोविंस में नहीं है, मतलब इस्लामाबाद में, वो किसी प्रोविंस का पार्ट नहीं है तो इस्लामाबाद लिख देंगे, आज़ाद जम्मू कश्मीर लिख देंगे, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह वो लिख देंगे, ठीक है। देन हम अगर आए वहाँ पर आगे कौन सा था आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया। लाइबिलिटी क्लॉज सिंपल है भाई, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड लाइबिलिटी वाली है, अनलिमिटेड वाली है या क्या है। अगर लिमिटेड बाय गारंटी हो सिर्फ, तो फिर आपने आगे अमाउंट भी लिखनी है कि भाईजान ये भी ज़रा आपने पे करनी है, ठीक है, जब आप वाउंड अप होंगे। अच्छा, अगर लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी दोनों ही हैं, मतलब इकट्ठी भी हो सकती है ना,
कि लिमिटेड बाय गारंटी भी दी हुई है, कुछ लोगों ने शेयर्स भी खरीदे हुए हैं, ठीक है। तो उस केस में भी फिर आपने जो अमाउंट है वो मेंशन करनी है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, चैप्टर 1 के अंदर। आगे ऑथराइज कैपिटल क्लॉज आपको पता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी सब्सक्राइब्ड, मैक्सिमम कौन सी अमाउंट है जो शेयर सब्सक्राइब किए जा सकते हैं उसको ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। ये चेंज भी हो सकता है ऑब्वियसली, बाद में ये सारा कुछ चेंज हो सकता है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज चेंज नहीं वैसे होगी, ये इंटरेस्टिंग भी है और बेसिक सी बात है। सब्सक्रिप्शन से मुराद क्या है कि हम वो लोग हैं जो कंपनी को बनाना चाहते हैं, ये लोग तो नहीं ना भाई बाद में चेंज हो सकते, कुछ चीज़ें वैसी रहनी है ना। खान साहब ने वर्ल्ड कप जीता है तो अब कई लोग चाहते हैं कि उधर कोई कुछ और रख दिया जाए, लेकिन वो जाहिर है वो तो हो गया ना एक चीज़, कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया है, ये अब जो मर्जी आप जोर लगा लो, कोई भी बंदा, मैं उठ के कह दूँ मैंने बनाया, भाई ये चेंज नहीं हो सकता है, दिस इज़ अ फैक्ट, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन से मुराद क्या है कि जिन लोगों ने कंपनी बनाई है वो बंदे, आप ये नहीं लिख सकते कि यार इन लोगों ने नहीं बनाई थी, वो सब्सक्राइब उन्होंने किया था। बाद में ओबियसली मेंबर्स शेयर होल्डर्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो सब्सक्राइबर्स थे, बनाने वाले बानियान थे, बानी तो नहीं चेंज होते, पायनियर्स तो वही रहते हैं। ओके होगी बात, चलें जी, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।